Hello everyone, this is Jaza Ahmed, your maths and science educator and also your दीदी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। आई नो यू ऑल आर वंडरिंग आफ्टर सो मैनी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा इंटरनेट इश्यू हो रहा था जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई। बट हियर वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फिजिक्स। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी में हम मेनली तीन चार चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंसेस उनके बारे में, कैसे कनेक्ट होता है सीरीज पैरेलल। और लास्ट में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एनर्जी पावर इन सब के बारे में। नाउ स्टार्टिंग, यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रोड को जब रब करते हैं हम सिल्क से तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। और देखो जो एबनाइट रोड होता है, अगर हम उसे वुलन क्लोथ से रब करते हैं तो वो एक नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल है। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब हम उन्हें क्यों चार्ज बोलते हैं, उनमें ऐसी क्या चीज है। जो अपोजिट चार्ज होते हैं और अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करता है। मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा वो रिपेल करेगा। यहाँ पर लिखा भी है सिमिलर चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और ऐसा सिर्फ फिजिक्स में होता है, लाइफ में नहीं। अपोजिट अट्रैक्ट ओनली इन फिजिक्स, नॉट इन रियल लाइफ। नाउ जस्ट अ सेकेंड। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से फ्लो होने देते हैं वो होते हैं कंडक्टर। जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। और जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते या जो उसके फ्लो को रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन बनता है उसमें, वो होते हैं इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक, पेपर, प्लास्टिक से करंट इजिली पास होता है नहीं, लेकिन जो मेटल वायर्स होती है कॉपर, सिल्वर, इनसे इजिली पास हो जाते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, हम घर में मोस्टली, जबकि सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा, लेकिन हम तब भी कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं घर में। कॉपर वायर में ऐसा क्या है जो सिर्फ हम कॉपर वायर यूज करते हैं घर में, जबकि सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। डिड यू एवर वंडर। पहली बात, सिल्वर बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव होता है, वी ऑल नो। और दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा है, मतलब ये इजिली मेल्ट हो जाता है, कम है इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब इंसुलेटर होते हैं प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, ये एक एक पॉइंट पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम बेसिकली कहते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब क्या होता है, एक चार्ज को, अगर एक तार है मेरे पास, एक चार्ज है वो यहाँ से आ रहा है, करंट तो ऑब्वियसली उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। उस चार्ज को मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क लग रहा है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं वर्क डन बाय मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू वन पॉइंट, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। मतलब पहले तो वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज मूव हुआ। नेक्स्ट देखो V इज इक्वल्स टू क्यू बाय डब्ल्यू बाय क्यू। नेक्स्ट होता है 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल, ये इसकी यूनिट्स का फॉर्मूला है। जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी यूनिट होती है वोल्ट। जो वर्क डन है उसकी यूनिट होती है जूल। और जो चार्ज है वी ऑल नो उसकी यूनिट होती है कूलम। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि वाई वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्यों होता है, हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है। हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, तुम्हें क्या लगता है हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है। देखो ताकि वो करंट को रोक सके और अच्छे से मेजर कर सके। अब वोल्टेज इज द अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज एक ही बात है। अब यहाँ पे आता है करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे ना अगर, तो करंट इधर फ्लो करता है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतनी इजिली करंट फ्लो करेगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। और सिर्फ करंट नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से ही प्रोड्यूस होता है, प्रोटॉन्स के नहीं। अब करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और अपॉन कितने टाइम में कर रहा है। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी।
एसआई यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर। एसआई यूनिट एम्पियर। और ये याद रखना, जब भी तुम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो बोर्ड्स में, क्लास टेस्ट में, अगर तुमने यूनिट नहीं रखी ना, ऑलमोस्ट तुम्हारा हाफ मार्क्स गया। सोचो एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, आधा मार्क्स तो तुमने सिर्फ एक यूनिट की वजह से गवा दिया है। अब जैसे हम वोल्ट पोटेंशियल को वोल्ट मीटर में डिफरेंट वो करते हैं कैलकुलेट, वैसे ही करंट को करते हैं हम एमीटर में। और एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ताकि वो करंट को इंटरफेयर ना करे, इजिली मेजर कर पाए हम करंट। अब देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट कन्वेक्शनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे लिखा है जो कन्वेक्शनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, वो पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक है। अब ऐसा क्यों? नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहे हैं ना नेगेटिव टर्मिनल से, तो पॉजिटिव टर्मिनल हुआ इस साइड। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऑब्वियसली ऐसा आएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस। कंटिन्यूअस पाथ होता है, सर्किट तुमने देखे भी होंगे घर में, कंप्लीटली वायर से कनेक्ट करते हैं। देखो मान लो, चलो तुमने एक बैटरी ली, एक स्विच लेना, बैटरी स्विच, साथ में एक बल्ब को कनेक्ट करना, और फिर तुमने बचपन में बहुत क्या होगा एक्सपेरिमेंट में, तुम मोटर से कनेक्ट करते थे वायर वगैरह, फिर उसको चलाते थे, छोटी सी मोटर आती थी वो टॉयज वगैरह में। तो वही होता है पूरा सर्किट, वो जो सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ स्विच between the two terminals of a cell or battery along which an electric current flows is called a circuit। सर्किट वही होता है जिसमें ये सब तार वगैरह रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है। अब देखो नेक्स्ट सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, हम फिजिक्स में उन्हें कैसे डिनोट करते हैं? देखो हम सेल को डिनोट करते हैं ऐसे। ऐसे क्या? ये एक बड़ा टर्मिनल जो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वाला छोटा बनता है। अब बैटरी ऑफ टू सेल्स, ये ग्रुप, देखो बैटरी बेसिकली क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स। बैटरी ग्रुप ऑफ सेल होती है, तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। एक पॉजिटिव बनाया, फिर एक नेगेटिव बनाया, फिर ऐसे बना के दोबारा पॉजिटिव, दोबारा नेगेटिव। अब कनेक्टिंग वायर्स को नॉर्मल स्ट्रेट लाइन से, वायर जॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं ऐसे, यहाँ पर एक डॉट टाइप का दिखाते हैं। और वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, मतलब ये वायर एक दूसरे को क्रॉस तो कर रही है लेकिन बिना कॉन्टेक्ट किए, मतलब ये इसके ऊपर से जा रही है। ये एक वायर है, ये वायर इसके ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है, तो ये होती है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट। इसको हम ऐसे सी टाइप का बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे होता है ये। अब देखो फिक्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, रेजिस्टर होगा ये, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। रेजिस्टर को हम ऐसे जिगजैग पैटर्न से डिनोट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब देखो ये देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जैसे हमने सिंपल रेजिस्टेंस बनाया वैसे, और या ऐसे ऊपर से एरो दिखा दिया यहाँ पर, और नेक्स्ट ऐसे एरो दिखा दिया। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, अब और भी सिंबल्स, एमीटर को ऐसे यहाँ पर ए बनाते हैं, बीच में लाइन के बीच में से गोला बना के, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। वोल्ट मीटर भी सेम है, बीच में वी बना देते हैं, और गैल्वेनोमीटर भी सेम है, बीच में जी बना देते हैं। अब ओपन स्विच को ऐसे, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ओपन है, और ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है ओपन। और क्लोज है, ये जो यहाँ पे ये था ना क्लोज में, ये नीचे इससे अटैच हो जाता है, वो होता है हमारा क्लोज से क्लोज स्विच। और देखो जैसे यहाँ पे ये ऐसे था, इसमें कुछ नहीं है, इसके बीच में यहाँ पर देखो डॉट आ जाता है क्लोज स्विच में। अब ये होता है ये होता है हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब। या तो हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे बना के ऐसे कर्ल कर देते हैं, और दूसरा हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको हल्का सा माउंट देते हैं, फिर उसके ऊपर सर्कल, और यहाँ पे वो लिखा है। बैटरी जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है दो या दो से ज्यादा सेल्स की। अब देखो सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बेसिकली वही होता है जो एक कनेक्शन को, एक सर्किट के कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया जाता है। देखो जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़े अलग अलग सिंबल के, देखो यहाँ पे इन्होंने बल्ब लगाया, यहाँ पर बैटरी लगाई, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हो गया स्विच। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूं, मेरा मन करेगा सीरी पैरेलल में रखता है वोल्ट मीटर, वो अभी तुमने सीरीज पैरेलल नहीं पता इसलिए नहीं पता, एम मीटर लगा दूं यहाँ पर, वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा दूं, तो ये पूरा स्विच हो जाएगा ऐसे। अब देखो ओम्स लॉ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इसके लिए तो भाई हैट्स ऑफ।
बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको तो मिस मत करना, मेरा मानना है पता होना चाहिए, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो ये मैंने सेपरेटली भी पढ़ाया है, और मैं आगे इस चैप्टर की पूरी न्यूमेरिकल्स भी बनाऊंगी, डोंट वरी। देखो अब ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम हो, चेंज ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I क्या है, करंट जो फ्लो कर रहा है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, तो यहाँ पर आता है कांस्टेंट R। कौन सा कांस्टेंट आता है, R इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, और इसको हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, 12th में भी आता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर इज स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तुम्हें क्या लगता है इसका आंसर, यस, नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नो क्यों है मैं बताती हूँ। जो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है वो है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये है उसकी स्टेटमेंट, ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये ओम्स लॉ है, ये है, ना कि वी इज इक्वल्स टू आई आर। ये तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के आर तब आया है ना हमारे पास, तो ये उसकी सॉरी, ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन नहीं है, ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट नहीं है, ये तो हमने डिराइव किया है इसको ऐसे। अच्छा, और एक और बात बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूं तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, या फिर मैं अगर खाली करंट को घटा दूं तो क्या रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस तब भी बढ़ेगा, बताओ। नहीं पता, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगी तो मेरा करंट भी तो बढ़ेगा, तो वो तो कैंसिल हो गए, वैल्यू तो मेरे पास सेम ही आएगी ना, समझ रहे हो तुम, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगी, मेरा करंट भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना, फिर वैल्यू तो मेरे पास रेशियो तो सेम ही आएगा ना। और ये बात हमेशा हमेशा याद रखना, तुम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके जब कोई कांस्टेंट निकालते हो, नो मैटर उसके सामने, मतलब वर्ल्ड में जो भी है, तुम कितनी भी इंक्रीज कर लो, वैल्यू डिक्रीज कर लो, कुछ भी कर लो, उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है, इसलिए उसका नाम पहले तो कांस्टेंट ही है। तो ये जो कांस्टेंट है ना, अगर कोई तुमसे पूछे कि मैंने बी इंक्रीज कर दिया तो क्या रेशियो में चेंज आएगा, नहीं आएगा। मैंने आई डिक्रीज कर दिया, ये वो कर दिया, कुछ भी कर दिया, आर जो है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी वी और आई का रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो ओम्स लॉ में इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, देखो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। देखो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाता है, करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल्सो गेट डबल, पोटेंशियल डिफरेंस डबल है, करंट ऑल्सो डबल हो जाता है, करंट भी डबल हो जाता है, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसी चीज भी होती है जो एक चार्ज को फोर्स करती है मूव करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं हम। मान लो तुम घर पे हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें काम करने के लिए कह रही है, तुम बहुत बार तो करोगे नहीं काम, लेकिन जब मम्मी कहेंगे अभी आती हूँ मैं उठ के, तो तुम एकदम से उठ जाओगे काम करने। मान लो मम्मी तुम्हारी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तुम काम करने एकदम से जाओगे, काम पूरा हो जाएगा, वैसे ही है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज अच्छे से मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से करंट भी अच्छा होता है। और देखो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए, देखो रेजिस्टेंस तो ज्यादा होगा तो करंट तो हमेशा ही कम होना है, ये बात याद रखना, ये मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगी, जहां रेजिस्टेंस बढ़ा करंट वहां कम हुआ, जहां रेजिस्टेंस बढ़ा वहां करंट कम हुआ। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, मतलब देखो रेजिस्टेंस वो चीज होती है जिसकी वजह से एक कंडक्टर इजिली करंट को फ्लो नहीं होने देता, कोई भी कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस हो, या कोई भी हम कह सकते हैं मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, वो करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा, इसे हम कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन द पार्ट ऑफ करंट। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई। अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे। अब मैं बता रही हूँ इन सब पे कैसे डिपेंड करता है।
देखो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। मान लो एक वायर है जिसकी लेंथ इतनी ज्यादा है, एक वायर है जिसकी लेंथ कम है, करंट ज्यादा कैसे फ्लो होगा? रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जो लंबी वायर है वहां पे एक इंसान को दूर, मान लो तुम एक इंसान हो, तुम्हें एक जाना है 5 किलोमीटर, एक को जाना है 2 किलोमीटर। जिसको 5 किलोमीटर जाना है वो थक जाएगा, उसको परेशानी होगी ना। जिसको 2 किलोमीटर जाना है वो तो आसानी से चला जाएगा। समझ रहे हो? ये है मतलब। और देखो अब नया है थिकनेस। अब थिकनेस, एक रूम है, मान लो एक 10 गज का रूम है छोटा सा, उसमें मैं 50 लोगों को रख लूं, कितनी घुटन होगी, वो लोग कितनी मुश्किल से रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक 50 गज का या मान लो 100 गज का बहुत बड़ा सा रूम है, वहां पे मैं बोलूं 50 लोगों को खड़े होना है, वो लोग आराम से खड़े हो जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। सेम विद द इलेक्ट्रॉन्स, एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो आसानी से वो करंट फ्लो करवाएंगे। अब नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या है? टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से करंट डिक्रीज हो जाता है। एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम, ओम बोलते हैं इसको, ऐसे बनता है ये, ठीक है। इन्वर्टेड सी कह सकते हो और तुम, और फिर ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दो। एंड 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, क्योंकि आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई, आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई, यानी वोल्टेज अपॉन करंट आता है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ही होती है वोल्टेज की यूनिट। अब नेक्स्ट, 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a current of 1 ampere flows through it. अब देखो ये है कि 1 ohm वो रेजिस्टेंस होता है जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए उस सर्किट के एंड में, उसके बैटरी टर्मिनल्स में, और जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है उसमें, ये होता है 1 ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस। अब देखो ग्राफ बिटवीन वी आई ग्राफ, देखो यहाँ पर करंट है, यहाँ पर वोल्टेज है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आई और वी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वैल्यूज अगर ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है ये भी घटेगा, इसलिए इनका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और इस ग्राफ से ये भी पता चल रहा है जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस से। और वी बाय आई रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, हमें पता ही है। अब देखो कंडक्टर, रेजिस्टर्स और इंसुलेटर क्या होता है। अब कंडक्टर क्या होते हैं? जो इजिली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वो होता है कंडक्टर, जैसे सिल्वर, कॉपर। इंसुलेटर क्या होते हैं? रेजिस्टर्स क्या होता है, सॉरी, जिनका ज्यादा रेजिस्टेंस हो उनसे, उनको हम बोलते हैं रेजिस्टर, लेकिन वो करंट को फ्लो होने देते हैं, उनका रेजिस्टेंस जो ज्यादा है लेकिन वो करंट को फ्लो होने देते हैं अपने थ्रू, होते हैं नाइक्रोम और मैंगनीज जैसे। अब देखो ये रेजिस्टर्स होते हैं, जैसे तुमने नाइक्रोम वो देखा है, पहले जमाने में हीटर आता था एक गोल सा, उसमें ऐसे गोल्डन गोल्डन सी तार ऐसे कॉइल सी बनी रहती थी, वो होती है नाइक्रोम वायर। और अभी भी देखी होगी नाइक्रोम वायर, तो अभी भी आते हैं, पहले ऐसे हीटर आते थे और रॉड भी पहले ऐसे ही आती थी। वो हीट होता था, उसको पानी में डाल दो, पानी गर्म हो जाता था और उसी हीटर पे लोग सर्दी में आग सेकते थे। और अभी भी आता है, अभी भी हीटर में वो येलो येलो कोयल ही लगी होती है, तो वो होती है नाइक्रोम वायर या मैंगनीज, ये इसी रेजिस्टर्स में से किसी वायर की बनी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसकी वजह से करंट को फ्लो नहीं होने दे रहे। अब मान लो तुम लोग एक रूम में हो, एक दूसरे को धक्का मुक्की करो, छोटा सा रूम है, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी ना, कहते हैं ना कि ज्यादा लोग आ जाते हैं एक रूम में, गर्मी होती है, इसी वजह से होती है। इसी वजह से रेजिस्टर्स वायर्स जो है वो करंट को अच्छे से फ्लो नहीं होने देती, क्योंकि अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, तो धक्का मुक्की कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इंसुलेटर्स क्या होता है, जिनको बहुत हाई कंडक्टर, वो तो करंट को पास ही नहीं होने देते। वो कहते हैं बेटा तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी कोई जगह नहीं है यहाँ पर, तुम अपने घर जाओ, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सबसे पहले लेंथ, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर मैंने अभी बताया, ज्यादा लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम लेंथ होगी रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब देखो एरिया कैसे, अगर एरिया कम है, यानी इतने छोटे से एरिया में मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो करना है, फ्लो करवाना है इतने छोटे से एरिया में, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, मतलब उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एक दूसरे को ज्यादा धक्का मुक्की करेंगे, उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर इस एरिया को मैं बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बढ़ा दूं अगर मैं एरिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर कर रहा है, बेसिकली नेचर ऑफ द मटेरियल होना चाहिए था, मतलब वो डिपेंड करेगा कि वो इंसुलेटर है, कंडक्टर है, क्या है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो जो रेजिस्टेंस है, प्योर मेटल है जैसे,
जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा ना, उनका रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है, ठीक है, और कम हो जाता है जब वो लो होता है। जस्ट सेकंड, यहाँ पे रिलेशन है, और देखो अब रिलेशन से हमें पता चलता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे एल अपॉन ए, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए एक यहाँ पर टर्म आता है, इसे हम बोलते हैं रो। ये थोड़ा सा पी जैसा लगता है बट इट इज एक्चुअली रो। रो रो बोलते हैं हम, ये रो होता है रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टिविटी क्या है, रो इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कंडक्टर, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, रो। देखो हम इसको ऊपर वाले फॉर्मूले को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, आर ए बाय एल, उल्टा कर दिया। देखो मैं दिखाती हूँ कैसे किया, यहाँ पर रो था, ये एल नीचे डिवाइड में ले गए, ये ए ऊपर मल्टीप्लाई में ले गए, तो ये रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल बन गया। रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। अब देखो रो का फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ए की मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की मीटर। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो तो ओम मीटर आ गया। अब देखो, the resistivity of a substance numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section। अब ये बोल रहे हैं कि जो अगर रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, 1 मीटर जिसका रेजिस्टेंस है उस मेटल रोड की 1 मीटर एरिया हो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो, 1 मीटर लेंथ हो, और 1 ओम रेजिस्टेंस है, बस ये ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लेंथ और थिकनेस पे, ये डिपेंड करती है नेचर और टेम्परेचर पे। ये बात याद रखना, रेजिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सिर्फ। नाउ नेक्स्ट, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, दो तरह से हम कंबाइन करते हैं, एक सीरीज एक पैरेलल। रेजिस्टेंसेस हमने पढ़ा था ऐसे जिगजैग बनाता है, और ये पढ़ भी लिया है अभी तुमने ऑब्स्ट्रक्शन। देखो अब सीरीज में हम ऐसे कनेक्ट करते हैं ऐसे, और पैरेलल में होता है ऐसे। और अभी इसके ना बहुत आगे आएगा एप्लीकेशन, नुकसान भी आएंगे, एडवांटेजेस। अब देखो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज जो है जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं यानी ऐसे लाइन में कनेक्ट करते हैं, तो जो वोल्टेज है वो बदल जाता है, सबको डिवाइड हो जाता है मतलब बेसिकली, लेकिन जो करंट है ना वो सबके पास सेम जाता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम जाता है। तो हम ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। तो ये I जब सेम है हमें पता है, तो I तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये है सीरीज के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब पैरेलल में क्या होता है, जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज सेम रहती है। अब एक चीज याद रखना, एक चीज पिछली बार जब हमने किया था यानी सीरीज के लिए, वहां पे वोल्टेज चेंज होती ना, यानी वोल्टेज डिवाइड होती ना, तो हमने वहां पे लिखा था ये वोल्टेज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है तो हमने लिखा है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और I इज इक्वल्स टू V बाय R होता है, तो V बाय R इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। तो जब हमें पता है V तो सेम है सब में, तो हमने कट कर दिया, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या है। अब देखो सीरीज में क्या होता है, जब सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस यानी एक लाइन में ऐसे कनेक्टेड है, अगर एक अप्लायंस बंद हुआ ना सब खराब हो जाएगा। मान लो तुम्हारे घर में अगर सीरीज कनेक्शन हो रखा है, वैसे पैरेलल कनेक्शन होता है जस्ट इन केस, तुम्हारे घर में सीरीज कनेक्शन है, अगर तुम्हारा एक लाइट बल्ब खराब हो गया, वहां से सर्किट खराब है, पूरे घर में तो ना तुम्हारी मिक्सी चलेगी, ना तुम्हारे घर में टीवी चलेगा, ना कोई चार्जर चलेगा, सोचो ये कितना बेकार है। जो सीरीज है ना उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो पैरेलल कनेक्शन है उसके बहुत एडवांटेज है। अब लेकिन देखो ऐसा सीरीज में जो हो रहा है ना वो पैरेलल में नहीं होता, अगर एक चीज खराब होगी तो उसको इंडिविजुअली फिक्स करना पड़ता है, बाकी सब अपने हिसाब से सही चलता है। अब देखो सीरीज कनेक्शन में ऑफ एंड ऑन सेपरेटली नहीं कर सकते हम, मतलब एक ही बटन होगा सारी चीजों को चलाने का। मान लो तुम्हारे घर में सीरीज कनेक्शन है, दोबारा से ना हो, ऊपर वाला करे तुम्हारे घर में सीरीज कनेक्शन ना हो, अगर तुम्हारे घर में सीरीज कनेक्शन है, मान लो ठंड चली है दिसंबर की, अब तुम घर आए हो काम से, स्कूल से घर आए हो, तुमने आते ही लाइट खोली, तो भाई तुमने लाइट खोली पंखा भी खुल गया, सोच रहे हो ठंड में पंखा भी खुल रहा है, सब कुछ खुल रहा है, हीटर भी साथ में खुल रहा है, ऊपर से तुम्हें पंखे की हवा आ रही है, नीचे से तुम हीटर ले रहे हो, तो सोचो तुम्हारा बिल कितना आएगा, और बिल छोड़ो कितना अजीब हो जाएगा ठंडा गर्म।
तुम सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते, या तो तुम्हें सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तुम्हें अंधेरे में रहना पड़ेगा अगर तुम ये सब नहीं चलाना चाहते, अगर तुम्हारे घर में सीरीज कनेक्शन है। लेकिन अगर पैरेलल है तो तुम हर अप्लायंस को एक सेपरेट स्विच दे सकते हो, जिसकी वजह से जब तुम्हें हीटर खोलना है तुम हीटर ही खोल सकते हो, जब तुम्हें लाइट खोलनी है तुम लाइट ही खोल सकते हो। अब देखो, सीरीज में जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है, समझ लो, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, यानी सब चीज को अलग अलग वोल्टेज मिलती है। मतलब अगर तुमने 4 बल्ब लगा दिए सीरीज में, कोई ज्यादा जलेगा, कोई कम जलेगा, कोई कम लाइट से जलेगा, तो ये होता है, ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें सेम वोल्टेज मिलती है, तो वहां पे सही से जलेगा सब। और सीरीज में हमने पढ़ा था, सीरीज के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, पैरेलल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। देखो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन आई, यूनिट होती है इसकी वॉट, वॉट। अब देखो, पावर होता है, सॉरी, वर्क डन होता है डब्ल्यू आई टी, पावर को हम लिख सकते हैं वी आई टी अपॉन टी, अब टी से टी कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट पी इज इक्वल्स टू वी आई। और देखो, वी वी क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं हम, वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो फिर आई स्क्वायर आर हो जाएगा ना पावर। तो देखो, पावर का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला तो ये हुआ डब्ल्यू अपॉन टी, फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस W अपॉन टी। सेकेंड फॉर्मूला हुआ पावर का P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी आई। थर्ड फॉर्मूला हुआ P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, यहाँ पे V क्यों लिखा है, दैट इज रॉन्ग, इसको काटो। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर आर भी हो सकता है, नो, I इज इक्वल्स टू V बाय आर, V स्क्वायर बाय आर होगा ये, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर हो सकता है, बट ये V स्क्वायर आर नहीं होगा। देखो, पहला फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, सेकंड हो गया पावर इज इक्वल्स टू वी आई, थर्ड हो गया पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हाई रेजिस्टेंस से, जैसे कि नाइक्रोम वायर हो गया, तो जब वो वायर होते हैं वो हॉट हो जाते हैं और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं। वैसे करंट दो तीन के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट, एक केमिकल इफेक्ट होता है, आई गेस, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, एक हीटिंग इफेक्ट, चलो लेट इट बी, मैं बताती हूँ उसके बारे में बाद में। अब देखो, जैसे भी कोई हाई रेजिस्टेंस वायर होती है, जैसे नाइक्रोम वायर, जब उसमें से करंट प्रोड्यूस होता है तो वो हीटिंग इफेक्ट है, वो गर्म हो जाती है, उस चीज को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q होता है आई टी, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो वर्क डन होता है आई टी आई आर, तो वो हो जाता है आई स्क्वायर आर टी, तो हमारा हीटिंग इफेक्ट हो जाता है आई स्क्वायर आर टी। अब जो ये आई स्क्वायर आर टी है ना, यही हमारा होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो, द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर, और टाइम फॉर विच द करंट पास, तो ये हमारा हो गया एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब देखो, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन, जैसे देखो, जैसे प्रेस होती है, आयरन्स होती है, जैसे मैंने हीटर बताया, अवन होता है, यहाँ सब पे यूज होता है। और इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो पहले येलो येलो बल्ब आते थे उनमें से हल्की सी, तुमने देखा होगा, ऐसे दो ऐसे वायर्स होते थे पतले से, उनके बीच में एक छोटी सी कॉइल होती थी और वो बहुत येलो येलो से जलता था और वो गर्म भी रहता था बल्ब, तो वहां पे भी ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता था। फ्यूज। अब देखो, फ्यूज में कैसे, फ्यूज तुमने देखा हो, घर में छोटा सा फ्यूज लगता है सर्किट में, और उसमें बीच में पतली सी वायर होती है। अब वो वायर ऐसी होती है कि अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, मान लो बहुत ही ज्यादा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जिससे हमें भी करंट लग सकता है अगर हमारे घर में उतनी अमाउंट ऑफ करंट आए, तो जो फ्यूज होता है ना, वो जो वायर होती है वो तोड़ देता है उसे वहीं से, यानी सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से आगे करंट जा ही नहीं पाता। इस वजह से फ्यूज हमारी लाइफ सेव कर लेता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। एंड ऑल्सो मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, अगर आपको साइंस रिलेटेड कुछ भी डाउट है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट शॉर्ट उस पर ही बनाऊंगी। और ऑल्सो आप देखो, तुमने पूरी वीडियो देखी है, मतलब तुम्हें अच्छी लगी, आप सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बाय बाय।